गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में GSGK 365। और आज हम देखने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक्चुअल में है क्या। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने जा रही है और उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जितने भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब भले चाहे वो SSC हो, RRB हो, IBPS हो, या फिर इसके बाद फिर वो इसका दायरा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। कम से कम 20 से 30 एग्ज़ाम्स जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स इसके अंदर सम्मिलित की जाएगी। ऑल द एग्ज़ाम्स विच कंडक्टेड फॉर बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द रिक्रूटमेंट विल बी सबसम्ड अंडर दीज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, जानते हैं NRC क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है और किस तरीके से आपके करियर को ये अफेक्ट कर सकता है, आपके जीवन को, आपके स्टडी प्लान को किस तरीके से ये प्रभावित करने वाला है। आइए बने रहिए मेरे साथ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट PD रामकृष्णा। यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका ट्वीट किया हुआ। द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी द बून फॉर करोर्स ऑफ यंगस्टर्स थ्रू द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट। इन्होंने क्लियर कट लिखा है, मल्टीपल टेस्ट को एलिमिनेट कर देगा। हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे आगे कि रियल में करेगा या नहीं करेगा। बने रहिए। सेव प्रीशियस टाइम्स एज वेल एज द रिसोर्सेज। प्रीशियस टाइम आपका बचाएगा और रिसोर्सेज बचाएगा। दिस विल ऑल्सो बी द बिग बूस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको ट्वीट करके देश को संबोधित किया हुआ। ठीक है, आइए जानते हैं। इसलिए इन्होंने स्वयं अगर ये ट्वीट किया तो यंगस्टर के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सीधे सीधे उनके सारे जितने भी यंग लॉट है जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाला ये फैसला है। इसका इफ़ेक्ट और अफेक्ट क्या होगा देखते हैं। ये है डायरेक्टली फीड PIB से, पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से। ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर प्रोसेस। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द RRB, रेलवे, SSC, IBPS बैंकिंग एग्जाम बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इनिशियली केवल 3 जो है सरकारी संस्था है, जो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड IBS बैंकिंग एग्जाम्स को के लिए अगर आपको अपियर होना है तो उससे पहले आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। तीनों एग्ज़ाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही लेगी। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में आगे। फिलहाल तो 3 ही एग्ज़ाम इसके अंदर रिक्रूट किया हुआ। अगर आप इसके एस्पिरेंट हो, या तो RRB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, SSC के लिए कर रहे हो, IBPS के लिए कर रहे हो, तो आगे वाली जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग फीड है। ओके, सेपरेट CET कॉमन एंट्रांस टेस्ट टू बी कंक्लूडेड फॉर द 3 लेवल। 3 लेवल के लिए होगा, ग्रेजुएट लेवल, ओके, 12th लेवल एंड 10th लेवल। क्योंकि तीनों लेवल के लिए अलग अलग पे स्केल पर रिक्रूटमेंट करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी, तो तीनों ग्रेजुएट लेवल के लिए पे स्केल अलग है। हायर एजुकेशन दैट इज़ हायर सेकेंडरी 10+2 के लेवल के लिए अलग है। मैट्रिकुलेट दैट इज़ 10th क्लास के लिए अलग है। अब ये 10+2 का सिस्टम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो खारिज हो रहा है। तो गवर्नमेंट एजेंसी 10+2 पे किस तरीके से रिक्रूटमेंट करेगी, ये आगे आने वाले दिनों में देखने लायक होगा। ठीक है, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या दोनों आपसी तालमेल बैठा पाएगी, और या फिर उसका पोर्शन क्या होगा, ये अभी तक इन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, आपको ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ओनली फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट है। CET shall replace the Tier 1 exam held by SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम एंड बैंकिंग एग्ज़ाम। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे टायर्स में एग्ज़ाम होते हैं, तो उसका जो Tier 1 होता है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा CET से। CET शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप B एंड ग्रुप C, केवल ग्रुप B एंड ग्रुप C के लिए है। ये ग्रुप D के लिए और ग्रुप A के लिए नहीं है। ठीक है, सारे कैंडिडेट प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ये ग्रुप D और ग्रुप A के लिए नहीं है, और टेक्निकल पोस्ट के लिए भी नहीं है, ओनली नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। ओके, हाँ, रिड्यूसेस टाइम टेकन टू द सिलेक्शन प्रोसेस का टाइम टेकन रिड्यूस करेगा। अभी ये कैसे करेगा इसके बारे में नहीं बताया हुआ। ओके, साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होगा।
ट्वाइस इट विल बी टेकन, कि 2 बार करने के बाद, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी इनफ सेंटर्स होंगे, 1000 सेंटर्स होंगे। CET एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करेगी गवर्नमेंट। क्या ये गवर्नमेंट एजेंसी करेगी या फिर इसको ठेके पर देगी? ओके, क्या गवर्नमेंट इसका कॉन्ट्रैक्ट देगी कि आप कंडक्ट करो? जिस तरीके से अभी जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं SSC IBPS के और बाकी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के, वो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है टाटा कंपनी को मिला हुआ है, ठीक है। टाटा जो है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इसका एग्ज़ाम्स कराती है, ओके। टाटा इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड इंफॉर्मेटिक सर्विसेज जो है वो इसका एग्ज़ाम्स कराती है। जितने भी आप सेंटर्स, अगर आप एस्पिरेंट होंगे और आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा ऑनलाइन, तो आपको देखने मिलेगा कि जितने भी सारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स है वो प्राइवेट एजेंसी हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कंडक्ट कराने वाली है, लेकिन उसको हैंडलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखने वाला होगा कि क्या ये गवर्नमेंट खुद सेंटर मेंटेन करेगी या फिर इसका मेंटेनेंस और जो एग्जामिनेशन सेंटर ट्रांसपेरेंसी मेंटेनेंस के लिए किसी और को देगी, ठीक है। पीयूष गोयल जी हमारे रेल मंत्री है, उन्होंने कहा है, देखो नरेंद्र मोदी जी इनिशिएटिव फॉर द यूथ एंड स्पेशली वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर कैंडिडेट्स, ओके, गवर्नमेंट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट। इन्होंने ट्वीट तो कर दिया है कि स्पेशली फॉर वुमेन एंड वीकर कैंडिडेट्स को हेल्प करेगा। कैसे करेगा ये कुछ इसमें बताया नहीं गया, ठीक है ना। स्पेशली वुमेन्स कैंडिडेट को और वीकर सेक्शन को कैसे करेगा? वीकर सेक्शन को तो ऑनलाइन टेस्ट का जो है ट्रेनिंग भी नहीं लेते वो लोग, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर जो है कोचिंग करना पड़ेगा। तो वीकर सेक्शन तो कोचिंग तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। क्या ये जो एग्ज़ाम फॉर्मेशन है, क्या कोचिंग सेंटर्स को लाभ दिलाने के लिए बना हुआ है? आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। जितनी ही ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अलग अलग तौर पे और एंट्रांस पे हो जा रही है, तो क्या ये उसके लिए कोचिंग लेना कंपलसरी नहीं लग रहा है? कोचिंग एक सेंटर सेंट्रिक एग्ज़ाम को मॉड्यूल नहीं किया जा रहा है? आप थोड़ा सा, आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि एक्चुअल कैंडिडेट आप हो और आपकी लाइफ को ये अफेक्ट करने वाला और इफेक्ट करने वाला ये सवाल है, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द प्लान टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑन वेडनेसडे। NRA का फुल फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल नॉन गैजेटेड पोस्ट। नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा मतलब केवल ग्रुप एंड BC के लिए होगा, ये ग्रुप D के लिए नहीं होगा, प्लस नॉन टेक्निकल होगा। तो जितने भी इंजीनियर्स है, दोज हु वांटेड टू एंटर इनटू टेक्निकल सर्विसेज, रेलवे की अगर टेक्निकल एग्जाम्स होगी तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन इंजीनियर्स, सीनियर इंजीनियर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं, गैरिसन इंजीनियर्स का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो नॉन गैजेटेड पोस्ट का एग्ज़ाम्स होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। आप सभी को ये समझ लेना चाहिए, दिस इज़ ओनली फॉर नॉन गैजेटेड एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट, ओके। मध्य प्रदेश, अभी ये जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनके बयान से ये ऐसे लगता है कि इसका इफेक्ट है, NRA का इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स लेती है स्टेट रिक्रूटमेंट में, उसके ऊपर भी आने वाला है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो है शिवराज चौहान जी ने ये डिक्लेयर किया है थर्सडे को, अनाउंस दैट द गवर्नमेंट जॉब विल बी अलाउड टू द यूथ ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर इन द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टेस्ट। मध्य प्रदेश में जॉब मिलेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज में किसके बुनियाद पे? NRA के स्कोर के बुनियाद पे। इसका मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो शायद स्टेट गवर्नमेंट भी अडेप्ट कर लेगी। तो एक तो आपको तो आपका स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम है, जैसे SSC का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका तो टेस्ट देना ही है, प्लस आपको CET का देना है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, ठीक है। ये है डायरेक्ट फीड PIB से, एकदम ऑफिशियल है, ठीक है। आप इसके ऊपर पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ये इंफॉर्मेशन ली है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू स्क्रीन द कैंडिडेट्स एट द फर्स्ट लेवल फॉर SSC, RRB एंड IBPS। फर्स्ट लेवल तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो प्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्री तो CET हो जाएगा, CET का स्कोर 3 साल वैलिड होगा। आगे जानते हैं
CET कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी तक SSC भी ऑनलाइन हो चुका है, RRB भी ऑनलाइन है, IBPS भी ऑनलाइन है। SSC में कुछ जगह पर 3 स्टेजेस है, RRB में कुछ जगह 4 स्टेजेस है, IBPS में कुछ जगह 3 स्टेजेस है, हायर लेवल पर 4 स्टेजेस है। ठीक है। फॉर द ग्रेजुएट, द हायर सेकेंडरी एंड द मैट्रिकुलेट लेवल पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म कहा जा रहा है। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ईज ऑफ असेस टू रूरल यूथ, वुमन एंड डिसएडवांटेजेस कैंडिडेट। ओके, सबके लिए ईज ऑफ असेस होगा। आपको उसी जगह पर रिक्रूट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए CET देना है। लेकिन इसका जो सेकंड स्टेज होगा, अगर आप SSC दे रहे हो तो वो क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही दे पाओगे या फिर अलग सेंटर में दोगे, ये इसमें यहाँ पर लिखा नहीं गया। फर्स्ट लेवल प्री के लिए आपको ईज ऑफ असेस होगा, सेकंड लेवल के लिए होगा नहीं होगा, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। ओके, फोकस ऑन असेस टू द टेस्ट सेंटर्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो है कि वो काफ़ी बैकवर्ड बोले जाते हैं और जिनके लिए सुख सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत है ट्रैवलिंग की, और वहाँ पर भी जो है ये टेस्ट सेंटर प्रोवाइड करेंगे। यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यूनिफॉर्म प्रोसेस होगा, ट्रांसफॉर्मेटिव होगा और एक तरीके का एक ढांचागत पद्धति है। हम कह सकते हैं कि वन शू फिट टू ऑल साइज, एक ही साइज का शू जो है सबके पैर में पहनाने की ये कोशिश है। ठीक है। SSC में बहुत सारे पोस्ट है, RRB में भी अलग अलग पोस्ट है, IBPS में भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तीनों सेक्शन जो है भले चाहे उनका एंट्री लेवल एक हो, ठीक है, लेकिन उनकी सर्विस की रिक्वायरमेंट अलग है। तो क्या ये एजेंसी अपने सर्विस के हिसाब से टेस्ट कर पाएगी? क्या सेकंड स्टेज में कर पाएगी या प्री में कर पाएगी? प्री के लिए तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि एक कॉमन एग्जाम होगा, तो एक जूते का साइज है वो सबके पैर में फिट हो जाएगा। आई थिंक सो गवर्नमेंट यही सोच रही है। और आगे देखते हैं। द CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, रोबस्ट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इरेडिकेट माल प्रैक्टिस। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे माल प्रैक्टिस इरेडिकेट करने के लिए। आप जान सकते हैं 2016-17 में SSC रिक्रूटमेंट में जो घोटाला हुआ और जिसकी वजह से एग्ज़ाम डिले कर दिया गया, री एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। ठीक है। उसके बाद शायद इनके ऊपर कुछ प्रेशर बना हुआ है कि हमें कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी है रिक्रूटमेंट में। तो SSC ने भी ऑनलाइन मॉड्यूल ईजाद कर लिया था और उसमें भी बहुत सारे बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा था रिक्रूटमेंट में। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हुई है टीचरों की भर्ती, उसके अंदर भी काफ़ी बहुत बड़ा घोटाले की जो खबर आई है। तो क्या हम ये बिलीव कर सकते हैं कि NRA में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो इतने बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, क्या उसमें घोटाला होगा या नहीं होगा? ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है। द CET द फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सारे एग्जाम का फर्स्ट स्टेज होगा ये। CET द रिड्यूस टू रिक्रूटमेंट साइकिल रिड्यूस कर लेगा। ठीक है। NRA टू कंडक्ट द मॉक टेस्ट और रूरल यूथ के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। अभी ये रूरल यूथ ये मॉक टेस्ट कहाँ देंगे, कब देंगे, कितने बार देंगे, ये कुछ कहा नहीं गया। रूरल यूथ के पास कुछ कोचिंग के लिए कुछ ऐसा संसाधन नहीं होता है, ना ही वो फीस पे कर सकते, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं ले सकते। तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान होंगे क्या? उनके लिए कोचिंग सेंटर भी खोलेगा गवर्नमेंट? देखा जाएगा आगे। ठीक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू हैव अ मॉक टेस्ट 24/7 हेल्पलाइन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पोर्टल। मॉक टेस्ट होगा, 24/7 हेल्पलाइन होगा ट्रेनिंग देने के लिए। ये अच्छी बात है, रूरल यूथ के लिए सोच रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियल में कितना काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। The CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। आपका जो स्कोर होगा केवल 3 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप 3 साल के बाद फिर से एग्जाम देना चाहते हो, किसी एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपको CET देना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ओके, द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड टू बी द करंट स्कोर ऑफ कैंडिडेट। अगर आप कैंडिडेट हो, अगर हर साल अगर आप CET दे रहे हो, क्लियर कर रहे हो, तो वो सारे एग्जाम के जो स्कोर होंगे उसके अंदर से जो बेस्ट होगा वही ग्राह्य धरा जाएगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट टू अपेयर इन CET सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में अपर कितने आप जो उसमें अटेम्प्ट दोगे
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसका कोई अपर लिमिट नहीं होगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है अपर लिमिट नहीं होगा, दूसरी जगह बता रही है कि एज लिमिट होगा। तो अगर 3 साल के बाद अगर आपको देना है एक ही स्कोर के बाद, तो आपको फिर से सीईटी देना पड़ेगा। अगर मान लो फर्स्ट स्टेज में आपने सीईटी क्लियर किया हुआ है और हो सकता है कि 3 साल के बाद आपने बाकी एग्जाम दिए, सेकंड स्टेज नहीं क्लियर हुआ, एसएससी का, आरआरबी का, आईबीपीएस का, 3 साल गुजर गए, चौथे साल अगर आपको देना है तो आप डायरेक्ट एसएससी का सेकंड स्टेज नहीं दे सकते, आईबीपीएस का सेकंड स्टेज नहीं दे सकते और आरआरबी का सेकंड स्टेज नहीं दे सकते। आपको फिर से ये सीईटी देना पड़ेगा। तो 1 साल आपका सीईटी में चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाएगा और क्या पता आपका एज लिमिट यहाँ पे पास हो जाए। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने तो कहा है कि वो अपर लिमिट नहीं है, लेकिन आपने अटेम्प्ट का कैप लगा दिया, ये सबसे बड़ा है। अगर आपको सीईटी करना है तो एक बार जो व्यक्ति क्लियर हो जाएगा वो सीधे तौर पे डायरेक्टली, जब तक उसका एज लिमिट क्रॉस नहीं होता तब तक वो एलिजिबल रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा यहाँ पर कैच है। अगर जितने भी कैंडिडेट अगर देख रहे हैं तो उन्होंने इसकी डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से। 3 साल का कैपिंग नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आप क्लियर हो गए तो आपके ऊपर अगर एज लिमिट का बार है, एज लिमिट को ज़्यादा व्यक्ति को 4 या 5 अटेम्प्ट ही देता है, तो एज लिमिट का बार है, तो प्लीज़ ये 3 साल वाला जो एग्ज़ाम का जो अपर लिमिट है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। देखो, आपको यहाँ पे एज लिमिट का तो रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अटेम्प्ट का नहीं मिलेगा। आपको 3 साल के बाद फिर से सीईटी देना ही देना है, तो आप फिर से ग्राउंड जीरो पर हो जाते हो अगर आप 3 साल में अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते सेकंड स्टेज तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ड्रॉबैक है इस एग्ज़ाम का। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद आप लगातार दे रहे हो सेकंड स्टेज एसएससी का, आरआरबी का या फिर आईबीपीएस का, और या फिर अतिरिक्त एग्ज़ाम का जो इसमें फ्यूचर में इंक्लूड हो जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि 3 साल जैसे ही क्रॉस हो जाते हैं आपका जो है एग्ज़ाम देने के लिए वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है। वैलिडिटी के लिए फिर से आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, उसमें वो आपका 4th ईयर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैप है एज लिमिट का, अगर कैप अगर लगा रहे तो आपको ये अटेम्प्ट का कैप गवर्नमेंट ने नहीं लगाना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट है अगर जो मेरा ये शो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी डिमांड जो है इस कैच को पकड़ के गवर्नमेंट के पास आप प्रस्तुत कीजिए कि आइदर यू कीप ए अपर एज लिमिट और यू कीप 3 अटेम्प्ट कैप। ओके, 3 अटेम्प्ट का आपने जो स्लॉट लगाया हुआ या तो आप वो रखो या तो फिर आप एज लिमिट रखो, ठीक है। दिस वुड गो लॉन्ग वे विद मिटिगेटिंग द हार्डशिप ऑफ द कैंडिडेट हु स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट टू प्रिपेयरिंग गिविंग दिस एग्जामिनेशन ऑफ एवरी ईयर। ओके, कैंडिडेट तो देते हैं, जिन्होंने ठान लिया तो वो तो पक्का देंगे ही देंगे, वो अपना टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ लगाएंगे। गवर्नमेंट कहता है कि उनकी हार्डशिप बचाने के लिए, ठीक है, हार्डशिप बचेगी, देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बचनी चाहिए। लेकिन अगर कॉमन एक ही एग्ज़ाम के बाद सारे वही स्कोर के ऊपर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज नहीं होता, एक ही ढांचा होता तो शायद हो सकता था, लेकिन आपको मल्टीपल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सेकंड स्टेज सारे एग्ज़ाम्स का अलग अलग है। एसएससी का सेकंड स्टेज अलग है, थर्ड स्टेज अलग है, आरआरबी का सेकंड स्टेज में अलग चीज़ें पूछी जाती है, आईबीपीएस के सेकंड स्टेज में अलग पूछी जाती है। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको अलग सा कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, अलग किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। सेकंड स्टेज में तो आपको अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग प्रिपरेशन करनी ही होगी क्योंकि उनका सबका सिलेबस अलग है। हाँ, आपके लिए अभी एक एडिशनल बर्डन हो गया है क्योंकि आपको सीईटी की करनी है तैयारी। ओके, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक अलग सा आ गया जिसका एक अलग सिलेबस होगा, अलग पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा या देखना होगा कि क्या ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पैटर्न है क्या टेक्निकल से एजुकेशन किए हुए साइंस कैंडिडेट को ज़्यादा बेनिफिट करता है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है उनको बेनिफिट करने वाला है, रीजनिंग अच्छा है उनको बेनिफिट करने वाला है, या फिर जीएस अच्छा है उनके फेवर में इसका पोर्शन फ्रेम होगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट का सभी के ऊपर जो है प्रभुत्व नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। तो जब इनका पूरी आउटलाइन आ जाएगी, गाइडलाइन आ जाएगी, फिर से हम लोग जो है इसके बारे में फिर से एक वीडियो अपलोड करेंगे डिटेल में, ये रियल में कितना इफेक्टिव है या फिर अफेक्टेड है। द NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट द फर्स्ट लेवल Tier 1 एग्जामिनेशन विच इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर मेनी अदर सेक्शन। द गवर्नमेंट हैज सैंक्शन
1517.57 करोड़ फॉर द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इतना करोड़ पैसा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए उन्होंने जो है दिया हुआ है स्थापित करने के लिए। सारे सेंटर बनाएंगे, कंप्यूटर सेंटर करेंगे, सब कुछ है। ओके, अभी जो ऑनलाइन टेस्ट होती है, मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कराती है, जो IBPS जो कंडक्ट कराता है, या फिर SSC के जो हो रही है। तो क्या गवर्नमेंट खुद अपने सेंटर बनाएगी या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देगी या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को इसका ठेका मिलने वाला है? ठीक है, देखना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी, गवर्नमेंट क्या स्वयं करती है या फिर कोई और करता है। ये थी बात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में एज इट इज़। ठीक है, जो इसके बारे में जो सवालिया निशान है जो बाकी लोग नहीं बता रहे, वो मैंने आपको हाईलाइट करने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके करियर का ये सवाल है। 3 साल तक वैलिड रहेगी ये टेस्ट, क्या 3 साल के बाद फिर से आपको देना पड़ेगा? 4th ईयर आपको फिर से इस CET की तैयारी करनी पड़ेगी और उसमें जाएगा अपर लिमिट, एज लिमिट और या फिर ये एग्ज़ाम का कैप, क्या दोनों क्लैश नहीं कर रहे? इसका पोर्शन क्या होगा? गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं दी है। तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट हो, फिलहाल तो 3 ही एग्ज़ाम इसके अंदर इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट का प्लान है कि इसके अंदर रेंज ऑफ एग्ज़ाम्स लेकर आएंगे। ठीक है, रेंज ऑफ एग्ज़ाम्स लेकर आएंगे। क्या डिफेंस के एग्ज़ाम इसके अंदर इंक्लूड होंगे? क्या UPSC का भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप इसके बारे में बताइए। क्या ग्रुप A को भी इसको इंक्लूड करना चाहिए? क्या वो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम नहीं है? ओके, क्या टेक्निकल के लिए भी CET होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आप ही इसके रियल हकदार हो कमेंट करने के लिए, क्योंकि ये आपके भविष्य को अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर से बहुत सारे समीकरण चेंज हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगा, बुक चेंज हो जाएंगी, बहुत सारा चीज़ चेंज होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और छोड़ने से पहले आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके सजेशंस बहुत बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। प्लीज़ सजेशन कीजिए, हमें बताइए। अगर कुछ गलती हो तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की जद्दोजहद करेंगे। आपके प्रोग्रेस में ही देश का प्रोग्रेस है, आपकी उन्नति में ही देश की उन्नति है। सदा इसी तरीके से पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। सदा पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपका होस्ट PD रामकृष्णा, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।